रात होने को आई थी मगर वफा कमरे से बाहर नहीं निकली तो असफन यार को तशवीश हुई। ऐसा तो कोई दिन नहीं गुजरा था जब किसी घर के बड़ों ने मिलकर उससे कोई काम ना लिया हो, तो फिर आज वो कैसे नज़र नहीं आ रही थी। दिल ही दिल में उसकी खैरियत की दुआ करते उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर बेसुध वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। किसी से पूछकर वो उसका किरदार भी मशकूक नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी में ही बेहतरी जानी। रात जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तो उसने नूरी को अपने कमरे में बुलाया और वफ़ा का पूछा था, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो असफन लाला, वफ़ा बीबी तो आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं तो सर्वेंट क्वार्टर से ही आ रहा हूँ, वहाँ तो वो मौजूद ही नहीं। जी वो वहाँ नहीं है, उसने गड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर कहाँ है? उसने हैरत से पूछा। वो जी, जब आप रात को चले गए थे तो मोमिन लाला ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। इतना कहते ही वो रुक गई थी, इधर उधर देखने लगी जैसे कुछ बोलना ना चाहती हो। मैं मुंतज़िर हूँ नूरी, अपनी बात मुकम्मल करो, उसने गुस्से से कहा। तो वो फर शुरू हुई कि कैसे जब वो रात को वहाँ से गया तो मोमिन ने वफ़ा को कमरे में बुलवाया और उसके बाद क्या क्या हुआ। उसकी एक एक बात सुनते ही असफन यार की आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उसने साइड पर पड़ा डेकोरेशन पीस हाथ मारकर नीचे फेंक दिया कि नूरी की चीख निकल गई और असफन का हाथ भी जख्मी हुआ। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोमिन, इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। उसकी खून रंग आंखें दीवार पर लटकी हुई अपनी और मोमिन की तस्वीर की तरफ गई, जिसे देखते वो चबा चबा कर बोला। वफ़ा को शाम में होश आ चुका था, तब से मोमिन उसकी बहुत केयर कर रहा था। कभी कोई दवाई देता तो कभी कोई, कभी खाना खिलाता तो कभी ज़ख्मों पर पट्टी करता, जबकि वफ़ा तो सिर्फ सामने वाली दीवार को घूरे जा रही थी। तब से अब तक उसने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना कहा था और ना ही मोमिन की तरफ देखा और ना ही कोई बात की थी। उसकी खामोशी मोमिन को बुरी तरह चुभने लगी थी। तभी उसने बोलने में पहल की। मैं वो सब नहीं करना चाहता था जो कल रात हमारे दरमियान हुआ। अगर तुम मुझे गुस्सा ना दिलाती और मेरी अना को ठेस ना पहुंचाती तो ऐसा कभी नहीं होता। बहरहाल आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बोलने पर वफ़ा ने एक नज़र उसको देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी तो थी मगर पछतावा नहीं। मोहब्बत में अना नहीं होती और जिस मोहब्बत में अना हो वो मोहब्बत नहीं होती। वफ़ा ने खाली आंखों से देखते शिकस्ता लहजे में मोमिन को कहा, जो उसके लफ्ज़ों पर तड़प कर उसे देखने लगा। तो क्या उसकी अना ने मोहब्बत को, वफ़ा की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया था? असफन यार 2 दिन से वफ़ा से बात करने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसे देखकर कतरा कर निकल जाती और वो हाथ मलता रह जाता। आज 1 हफ्ते बाद उसे वफ़ा से बात करने का मौका मिल ही गया। वो जाने लगी तो वो एकदम उसके आगे आकर रुक गया। वफ़ा मेरी बात सुनो, यूँ कब तक कतराती फिरोगी मुझसे, जबकि कसूरवार भी मैं हूँ। असफन के कहने पर वफ़ा ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, ये तो मेरे नसीब का लिखा है जो मुझे मिल रहा है। वो अलग बात है कि मैं अपने माँ बाप का चुना रिश्ता छोड़कर अपनी मोहब्बत को तरजीह दे गई तो उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। लेकिन वफ़ा, कब तक खामोश रहकर खुद पर हर जुल्म बर्दाश्त करोगी? एक ना एक दिन तुम्हें आवाज़ उठाना ही पड़ेगी और वो दिन चाहे आज का ही क्यों ना हो। तुम जानती हो तुम्हारी चुप मेरी भी तकलीफ़ का बाइस बन रही है। खुदा के लिए कुछ करो अपने लिए, क्योंकि जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने वहाँ से निकलते हुए असफन के आखिरी फिक्रे पर गौर किया और सर झटक कर चली गई। वो किचन में काम कर रही थी जब ही शाजिया की आवाज़ आई, जो बाहर मसरूफ़ अंदाज में सोफे पर बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। और मेरे लिए पकोड़े भी कर लेना, क्योंकि मेरा मूड आज पकोड़ों का हो रहा है, साथ हरी चटनी लाना मत भूलना। वफ़ा ने जैसे ही उन दोनों की आवाज़ सुनी तो बर्तन पटक कर शेल्फ पर रखे। उन दोनों ने उसके नाक में दम कर रखा था। इस अरसे में उन दोनों लड़कियों ने उसको तिगनी का नाच नचा कर रख दिया था और आज वफ़ा की बस हो चुकी थी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो उनकी मनमानियाँ। और फिर सुबह से उसके जहन में असफन यार की बातें गर्दिश कर रही थी, जिस पर अमल दरामद करने का उसने सोचा और उसके जहन में एक शैतानी सोच आई और उसने उस सोच पर फ़ौरन अमल किया। एक कमबख्त कहाँ मर गई। आधे घंटे तक जब वो बाहर ना गई तो शाजिया तिल मिलाती हुई किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उसकी क्लास लेने लगी कि उसका पाँव फिसला और वो मुंह के बल नीचे गिरकर ज़मीन को सलामी दे गई, जिसको देखते ही वफ़ा का कहकहा उभरा था। बाकी मुलाजमीन भी उसकी हालत देखकर सर झुकाए हंसने लगे। हाय अम्मी, मैं मर गई। शाजिया ने
कुलस कर दुहाई दी और नाजिया को मदद के लिए बुलाया। अरे कहाँ हो शाजी, तुम्हें तो इस कल मोही को लाने भेजा था, तो फिर आ। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, वो भी धड़ाम से ज़मीन पर गिरे तेल की वजह से शाजिया के ऊपर ही गिर गई, जिसके बायस दोनों का सर बुरी तरह टकराया और दोनों की चीखें एक साथ निकली। हाय अम्मा मेरी टांग। नाजिया ने अपना रोना रोया। उन दोनों की ही कमर, टांगे और बाजू अच्छे खासे डैमेज हो चुके थे, जो वफा के दिल में लड्डू फूटने का काम कर रहे थे, जिसका अंदाज़ा उसके चेहरे पर खनकती हंसी से हो रहा था, जो शायद ही उस हवेली के दरो दीवार ने पहली दफ़ा सुनी होगी। असफन यार जो वहाँ से गुजर रहा था, उसके कह कहे पर फ़ौरन किचन की तरफ गया। कितनी देर बाद उसने वफ़ा को यूं खुलकर हंसते देखा था। आज तो उसकी दिली मुराद भर आई। उसका दिल वफ़ा को खुश देखकर बेहद खुश हो चुका था, और शाजी और नाजी को नीचे गिरा देख उसकी सारी कारस्तानी भी समझ आई थी। असफन यार को दरवाजे में खड़ा देख वफ़ा ने मासूमियत से दोनों कंधे उचकाए कि जैसे मैंने कुछ नहीं किया, ये इनका अपना कसूर था, जिस पर असफन ने सर धुनते उसके शरारती अंदाज में उसे इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा हो जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, और सर झटक कर हंसते हुए बाहर निकल गया। जो भी था वो बहुत खुश था। अब उसे यकीन था कि पुरानी वफ़ा जल्द लौट आएगी, मगर कई लोगों को खुशियों के लिए बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। डेरे पर असफन यार अपने एक दोस्त से मिलने आया था, जब मोमिन ने उसका रास्ता रोका। असफन यार मोमिन को देखकर उसके करीब से उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाना चाहता था, मगर मोमिन के रास्ते में आने से उसे रुकना पड़ा। ऐसी भी क्या नाराज़गी असफन कि तुमने 2 माह से मुझसे बात ही नहीं की। मोमिन के शिकवे पर असफन ने लब भींचे। वैसे ही उसे मोमिन की वफ़ा से की गई बदतमीजी पर गुस्सा था। उसने फिर जवाब दिए बगैर निकलना चाहा तो मोमिन फिर उसके रास्ते में आया। तुम जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते, उसने कड़े तेवरों से कहा। मेरे रास्ते से हट जाइए सरदार साहब, क्योंकि मैं एक सख्त गिर वडेरे से बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, जो अपनी बीवी को ही इज्जत ना दे सके। उसने जब कहा तो उसका लहजा बर्फ़ की तरह सर्द, जबकि आंखें मोमिन को निगलने के दरपे थीं। मोमिन शुशदर रह गया। भला ज़रियाब को कैसे पता चला इस बात का? उसको हैरत से देखने लगा था वो। असफन बोला, हैरान मत हो, मैं भी उसी हवेली में रहता हूँ जिसमें तुम, और ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। उसने मोमिन को देखकर तंज किया। असफन तुम ऐसे तो ना थे। मोमिन ने उसका आग बरसाता लहजा सुनकर कहा, मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं समझता था मोमिन, लेकिन इस खून बहा की नीच रस्म ने मुझे तुम्हारा असल रंग भी दिखा दिया। अब मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रवैये पर कोई पछतावा नहीं, और अगर तुम चाहते हो कि हम पहले जैसे हो जाए तो दोबारा वही मोमिन बन जाओ जो सबका अपना था और गुलरू की मोहब्बत भी था। वो उसे हैरान छोड़कर जा चुका था। ऐ लड़की, जा ज़रा मेरे बेटे के भी कमरे में चाय देकर आ, बेचारा सुबह से सर दर्द का शिकार है। नाइला बेगम ने वफ़ा को घूरते हुए ऑर्डर दिया, जैसे वो उनकी ज़र खरीद गुलाम हो। वफ़ा जो सब मेहमानों को लाउंज में चाय डालकर दे रही थी, उनकी बात पर चौंक कर उन्हें देखा। मैं? उसने अजीब बेजारी से कहा। नहीं तो और क्या, तेरे नौकर, जा दफ़ा हो, लेकर जा, और बाहर बाग की सफाई करना आकर। वफ़ा ना चाहते हुए भी कासिम के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे ये बंदा शुरू दिन से इस जहर से भी बदतर लगता था, जो हर वक्त उस पर हवस भरी नज़रें रखता था, कभी अकेले में और कभी अकेले में उस पर पुरशौक फिक्रे कसता। वो जितना उसे इग्नोर करती, वो जानबूझकर उसके इर्द गिर्द मंडलाता। इन्हीं सोचों में वो उसके कमरे के बाहर पहुंच गई और जहर का घूंट भरते दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई। वो जो बेड पर आड़े तिरछे अंदाज में लेटा था, वफ़ा को आते देख बिजली किसी तेज़ी से उठा। अरे वाह, आइए सरकार आइए, कदम रखें हमारे मैखाने में। नाचीज़ बेचैनी से आप ही का इंतज़ार कर रहा था। उसने ओबाश अंदाज में उसे आंख मारते कहा तो वो जी जान से सुलग उठी। फौरन आगे बढ़कर मेज़ चाय पर रखकर जाने को पलटी। इससे पहले कि वो जाती, कासिम ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, ज़रा इस नाचीज़ का दिल ही खुश कर जाओ, थोड़ी सी करम नवाजी कर दो मुझ पर। उसने झटके से उसे खुद से करीब करते हुए कहा, तो उसने उसका हाथ झटका। कमीने इंसान, पीछे हटो, मैं तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जिसे तुम हथियाने के चक्रों में हो। इससे पहले कि वो हाथ उसके गुलाबी चेहरे पर फेरता, उसने तनफ्फुर से सर पीछे झटका। यही अदा मुझे तुम्हारा दीवाना करती है। ये जो तुम मुझसे दूर जाती हो, भाव खाती हो, गरूर दिखाती हो, ये तो तुम पर जचता भी है जाने जिगर, और यही चीज़ें मुझे तुम्हारे लिए और बेकरार करती हैं। इससे पहले कि वो उसकी तरफ झुकता, वफ़ा ने आओ देखा ना ताओ रख के एक घुटना उसकी टांगों के दरमियान मारा। वो बिलबिला कर रह गया।
उसे छोड़ा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था दर्द से। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे अपनी दस्तरस में ले सको। तुम जैसा नापाक इंसान सिर्फ जहन्नुम में जाने के लिए बना है। वफा उस पर लानत भेजते जा चुकी थी। मेरी जलेबी, कितनी देर भागोगी मुझसे? पाकर तो मैं तुम्हें रहूंगा। पहले ही बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हारे लिए। हवेली में नाजिया की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए वफा का नीचे देर से आना किसी ने नोट ना किया। मेहमानों से हवेली भरी पड़ी थी। अरे इस्मत, तुम नाजिया की शादी पहले कर रही हो जबकि शाजिया बड़ी है। इस्मत बेगम की खालाजाद बहन की बात पर सारे उनकी तरफ मुतवज्जो हुए और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जब इस्मत बेगम ने राज खोला, अरे शाजिया की शादी तो हमारे सरदार मोमिन से तय है ना? क्यों बाजी? उन्होंने शहनाज बेगम को अपनी तरफ मुतवज्जो करते कहा तो वो भी मुस्कुराकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी। जबकि मेहमानों को मीठा सर्व करती वफा के हाथ कपकपाए उनकी इस बात पर। लेकिन ये वन्नी भी तो उसी के निकाह में है ना? एक औरत ने कहा। है तो ये उसके निकाह में, मगर हमारा मोमिन इससे कोई ताल्लुक कायम नहीं करेगा। इसकी हैसियत इस हवेली में बस एक नौकर की सी है और नौकर ही रहेगी। ये कमजात। उन्होंने वफा को नखुवत से देखा और भेज दिया, जबकि वो अपने आंसुओं का गला घोंटती रात देर तक काम करने के बाद अपने कमरे में पहुंची, जहां मोमिन पहले ही उसका मुंतजिर था। कहाँ थी तुम? मोमिन की कड़क आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। वफा, जो पहले ही जब्त की इंतहा पर थी, मोमिन को देखकर उसके जख्म और हरे हुए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मोमिन ने कहा तो वफा ने नासमझी से उसे देखा। मैं काम कर रही थी नीचे, और कहाँ जा सकती हूँ? उसने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। अच्छा, काम कर रही थी, क्या तुम्हें यकीन है? उसने ऊपर से नीचे तक वफा को देखते हुए कहा तो वो झुंझला गई। यकीन तो मुझे ये भी नहीं था कि आपका रिश्ता शाजिया से तय था। फिर आपने मुझसे मोहब्बत करने के झूठे वादे क्यों किए? वफा अपनी आखिर दिल की भड़ास निकाल लाई। मैं अपने हर फैसले में खुद मुख्तार हूँ। ना ही आज तक मुझ पर कोई फैसला थोपा गया है और ना ही मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कभी किसी को जाने देता हूँ। उसने सर्द लहजे में वफा की बोलती बंद की। वफा भी उसका जवाब सुनकर खामोश हो गई। तो ये सिर्फ बड़ों की मर्जी थी, मोमिन ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सोचकर वफा को तसल्ली हुई। मोमिन उसके करीब आया। अगर तुम काम कर रही थी तो ये कलाई पर उंगलियों के निशान कैसे आए? उसने तफ्तीशी लहजे में कहा। वफा हड़बड़ा गई। अगर वो मोमिन को कासिम के बारे में बताती तो वो यकीन करता? कभी नहीं। इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। कुछ नहीं, नूरी ने जोर से पकड़ लिया था। तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लगी? उसने तमस्कर से कहा। उसकी बात पर बादल जोर से गरजे। मौसम अचानक खराब हुआ। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। क्या मतलब? वफा ने कहा। यही कि तुम कासिम के कमरे में क्यों गई थी। क्या मैं तुम्हारे हक में कोताही बरत रहा हूँ? उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। तो वफा सदमे में घिरी उसे देखने लगी। मोमिन, ये क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है कि तुम मुझ पर कौन सा इल्ज़ाम लगा रहे हो? चिल्लाओ मत मुझ पर। बस मुझे इतना बताओ कि तुम इतनी रात को कासिम के कमरे में क्या कर रही थी, और ये तुम्हारे हाथ पर उसके निशान कैसे पड़े? उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा जो वफा के दिल में खंजर की तरह उतरे। खुदारा बस करो मोमिन, मत गाली दो मेरी मोहब्बत को। वो रोते हुए नीचे बैठ गई, मगर मोमिन के सर पर तो फिर गुस्सा सवार था जो उसकी अकल को खा जाता था। उसने बगैर उसका लिहाज किए उसका हाथ पकड़कर बालकनी से बाहर निकाल दिया, जहां बूंदाबांदी ने तेज़ बारिश का रूप धार लिया था, और स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया। यहाँ तक कि पर्दे भी आगे कर दिए ताकि वफा को देख सके और ना अंदर बुला सके। मोमिन, ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसने इधर उधर अंधेरे में देख कर कहा। बारिश ने उसे पल में भिगो कर रख दिया था। ठंडी बारिश में वो कपकपाने लगी। मोमिन कान बंद किए बेड पर लेट गया और आंखों पर हाथ रख लिए, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला। बाहर वफा सर्दी में ठिठरती हुई कपकपाते हाथों से मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी, मगर मोमिन पर कोई असर न हुआ। 6 घंटे हो चुके थे। वफा ठंड से नीली पड़ चुकी थी। अब तो उसकी सांस भी थमने लगी थी। उसके हवास बमुश्किल कायम थे। असवन, जो फजर की नमाज के बाद अभी अपनी बालकनी में आया था, अपने साथ मोमिन की बालकनी में देखा, जहां उसे एक वजूद का गुमान गुजरा जो मोमिन की बालकनी का दरवाज़ा बजा रहा था। मगर जब तक उसे समझ आई, उसके सर पर पहाड़ टूटा। फौरन किसी की परवाह किए बगैर अपनी बालकनी से मोमिन की बालकनी में छलांग लगा गया। फटाफट वफा को पकड़ा जो बेहोश होकर नीचे गिरी थी। नीचे उसका वजूद सर्द पड़ चुका था। उसने एक नज़र मोमिन के बंद दरवाजे को देखा। उसे लम्हा लगा था समझने में कि उसे बाहर मोमिन ने ही बंद किया है। इससे पहले कि वो गुस्से से बालकनी का दरवाज़ा तोड़ता, उसकी नज़र वफा पर पड़ी जो बेजान हो रही थी।
उसने वफा को जल्दी से अपने कंधे पर डाला और बमुश्किल अपनी बालकनी में छलांग लगा पाया। उसे उसके कमरे में लेकर गया, जहां उसने नूरी को बुलाकर उसके कपड़े तब्दील करने को कहा। वो कमरे से बाहर जा चुका था। उसका सर दर्द से फट रहा था। मोमिन इतना कैसे गिर सकता है, ये सोच ही उसका दिमाग हिलाकर रख चुकी थी। सुबह मोमिन की आंख खुली तो वो कसलमंदी से उठा। कुछ लम्हों बाद उसे होश आया तो जो ख्याल उसे सबसे पहले आया वो वफा का था। उसे याद आया कि कैसे वो बरसती बारिश में वफा को बालकनी में बंद करके आया था। उसको इरादा तो उसको थोड़ी देर बंद करने का था, मगर फिर कब उसकी आंख लगी पता ही ना चला। वो बिजली किसी तेजी से बालकनी की तरफ बढ़ा और बालकनी का दरवाज़ा खोला। इधर उधर पागलों की तरह देखता वो उसको तलाश करने लगा, मगर वफा वहाँ होती तो मिलती ना। वो वफा को वहाँ ना पाकर पागल हुआ था। कहाँ जा सकती थी वफा? उसे आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई? दरवाज़ा तो बंद था, फिर कहाँ गई वो? असवंत की बालकनी भी ऊंचाई पर थी, वो वहाँ भी नहीं जा सकती थी, फिर कहाँ गई? वो फौरन भागा था। नूरी नूरी! वो नीचे आते ही चिल्लाया। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। वफा कहाँ है? वो चिल्लाया। साथ साथ आगे बढ़कर किचन भी देख आया और वो वहाँ भी नहीं थी। सारे नाश्ता करते उसकी बेचैनी वाज़े तौर पर देख रहे थे, जबकि असवंत सर नीचे किए नाश्ता कर रहा था, जैसे उसे खबर ही ना हो कि आसपास क्या हो रहा है। बरखुरदार, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो तुम्हारी दो कोड़ी की बेगम नीचे तशरीफ नहीं लाई आज? साकिब साहब ने तज़हीक आमेज लहजे में उस पर तंज किया। मगर गई कहाँ वो? उसने पूरी हवेली छान ली थी, जहाँ कहीं उसके होने का इम्कान था, मगर नाकामी के सिवा उसके हाथ कुछ ना आया। वो थक हार कर सोफे पर बैठ चुका था, सर हाथों में गिराए, आंखों में पशेमानी के आंसू लिए। बाकी किसी मुलाजिम को भी वफा नहीं मिली थी। कहाँ गई ये कमजात? इस्मत बेगम गुस्से से बड़बड़ाई। कहीं भाग तो नहीं गई ये कलमुही? नाइला बेगम गुस्से से भड़की, जबकि शहनाज बेगम भी परेशान नजर आ रही थी। मेहमान भी मुंह में उंगलियां दबाए सारा मामला मुलाहिजा कर रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज़ पर खामोशी टूटी। मिस्टर असफंद कहाँ हैं? मुझे उन्होंने बुलाया था। डॉक्टर की आवाज़ पर असफंद नाश्ता करके हाथ साफ करता उठा और उस लेडी डॉक्टर के पास आया। जी, मैंने ही बुलाया था। आप नूरी के साथ ऊपर जाइए, पेशेंट मेरे कमरे में है। उसे जाकर चेक कीजिए कि उसमें सांसें बाकी हैं या नहीं। अगर बाकी हैं तो बदकिस्मती से कितनी देर के लिए। असफंद ने मोमिन को देखते तंज, जो लम्हे में मामले की तह तक पहुंचा। नूरी डॉक्टर को लिए ऊपर चली गई। तो इसका मतलब गुलरुख तुम्हारे कमरे में है? मोमिन बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें इससे क्या? असफंद ने बेतासुर आंखों से देखते उससे दरियाफ्त किया। क्या मतलब इससे क्या? वो बीवी है मेरी। मैं सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ उसे, और तुम उसे अपने कमरे में छुपाए बैठे हो। मोमिन ने घुर्राते हुए असफंद यार का गिरेबान पकड़ा, जिसके नतीजे में एक जोरदार मुक्का असफंद ने उसके मुंह पे रसीद किया कि वो करा कर पीछे गिरा। जब वो उठा तो उसकी आंखों में हैरत थी। उसने हैरत से अपना मुंह से निकलता खून साफ किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया? मोमिन का अजली गुस्सा भी अवध कर आया। मिनटों में वो दोनों बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो चुके थे। सब उनको देखकर बुरी तरह डर कर पीछे हुए। दोनों ही किसी से कम नहीं थे, एक से बढ़कर एक थे। दोनों लम्हों में लहूलुहान हो चुके थे, जबकि असफंद अभी भी बाज नहीं आ रहा था। उसने मोमिन को एक धक्का दिया और वो मुंह के बल नीचे गिरा। क्या कह रहा था तू कमीने? बीवी है तेरी? बीवी के साथ ये सलूक करता है कोई? वो धाड़ा था। आप लोग जो सुबह से अपनी बीवी के लिए परेशान इसे देख रहे थे, वो परेशानी नहीं पशेमानी थी। वो सब मेहमानों को देखकर बोला। रात को इसने अपनी बीवी को बालकनी की ठिठुरती बारिश में बंद कर दिया था कि सुबह तक वो नीली पड़ गई, उसकी सांसें थम चुकी थीं। और अब कमीने तेरी मोहब्बत उमड़ रही है उसके लिए, ये देखने के लिए कि वो मर गई या जिंदा है। और अगर जिंदा है तो कहाँ है वो बदकिस्मत? उसने मोमिन का गिरेबान खींचकर उसे अपने सामने खड़ा किया। उसकी बात पर मोमिन की नज़रें शर्म से झुकी थीं, जबकि सब मेहमान आपस में बातें बनाने लगे। सब हवेली वाले हैरत से मोमिन को देख रहे थे, जैसे उससे इतनी सफाकियत की उन्हें उम्मीद ना हो। असफंद की खून रंग आंखें मोमिन पर ही गड़ी थी। ये है आपका नाम निहाद सरदार, जो अपनी औरत को मौत के मुंह में धकेल सकता है? वो आपकी इज्जतों की हिफाजत कैसे करेगा? उसने मोमिन पर तंज किया तो सब आंखों में शिकवा लिए उसे देखने लगे, इससे पहले कि वो मोमिन की ओर दुर्गत बनाता। डॉक्टर की आवाज़ ने उसका हाथ रोका। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिसने भी इस कमज़ोर लड़की की ये हालत की है, उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। इसका नहीं तो कम अज़ कम अपनी औलाद का ही वो ख्याल कर ले। सब डॉक्टर की बात पर हैरत से खड़े उसका मुंह तकने लगे। क्या मतलब? नाइला बेगम हैरत से बोली। शी इज़ 3 months प्रेग्नेंट।
اور نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا بچہ نہایت کمزور ہے۔ اگر آپ نے ان کو خوش نہ رکھا اور ایسے ہی ان پر ظلم کرتے رہے تو اپنی آنے والی نسل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر تعصب سے کہتی جا چکی تھی۔ پیچھے سبھی حیرت میں گھرے کھڑے رہ گئے، جبکہ اسون نے مومن کا گریبان جھٹکا۔ جا، تیری اولاد کی وجہ سے تجھے معاف کیا، اب آئندہ کوئی غلطی مت کرنا، اگر کی تو یاد رکھنا تیرا سب کچھ چھین لوں گا میں تجھ سے، اور تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس نے مومن کے منہ پر ہلکے ہلکے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو میاں؟ نائلہ بیگم تنگ کر بولی، کیونکہ میں انسان ہوں اور میرے سینے میں دل ہے جو کسی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی کسی لگی لپٹی کے بغیر کہا، خیریت ہے میاں؟ کہیں تمہیں تو اس نے کوئی جھانسا نہیں دے رکھا؟ عصمت بیگم زمینی انداز میں بولیں تو اس نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے آپ کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کی اس بے عزتی پر عصمت بیگم جل بھن گئی تھیں۔ امی، بابا، میں جا رہی ہوں، میری ایک خاص مہمان آ رہی ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کروا دیجیے گا۔ خاص مطلب خاص مہمان، اور اگر اسے کسی نے بھی کوئی بات کی یا ذرا سا بھی طنز کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ اس سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ سب پر ڈالتے کہا اور نکلتا چلا گیا۔ مومن کے دل میں جو ذرا شک اسفند کو لے کر آیا تھا، وفا کی بابت اس کے کسی خاص لڑکی کو لانے کی بات سنتے ہی دل صاف ہو گیا۔ مطلب اسفند اپنی محبت کو لا رہا ہے، وہ اس کے لیے خوش ہوا، مگر اس کی تو شادی ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے طلاق ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے ذہن میں ہی جواب گھڑا، لگتا ہے نعیمہ باجی آپ کے بیٹے نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے۔ عصمت بیگم نے زمینی انداز میں کہا، عصمت، مجھے میرے بیٹے کی پسند پر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ انہوں نے ایک ہی بات میں انہیں لاجواب کیا اور اوپر وفا کے پاس چلی گئیں۔